सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ऑप्टिविज़ पे। हम लोग आज आधुनिक भारत के इतिहास के पोर्शन में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू चौथे पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। यह आप लोग के लिए टीजीटी सामाजिक विषय, पीजीटी, पीआरटी, उसके अलावा पीईटी और वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? तो ये ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन पे आते हैं। वस्तुओं के उत्पादन केंद्र की, व्यापारिक स्थल की जहां कंपनी अधिकारी कार्य करते थे, यूरोपियों को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है तीसरा नंबर ऑप्शन सी जो हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्योंकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत जो है भारत में शासन कर रही थी तथा जितनी भी फैक्ट्री था उनका दुर्गीकरण किया गया था। जैसे कि पश्चिम बंगाल के अंदर फोर्ट विलियम का जो था वो फैक्ट्री को दुर्गीकृत कर दिया गया था। बाद में नवाब सिराजुद्दौला ने उस पर आक्रमण करके उस अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन इनका मेन मकसद यही था कि माल गोदाम का संग्रहण करना तथा जो माल यूरोप भेजे जा रहे हैं उनका संरक्षण तथा सुरक्षा करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय पर प्रवेश किया। तो ये समय पर कहाँ पर प्रवेश किए थे देखते हैं इसके बारे में। इसका क्रम है पी डी ए डी एफ। पी फॉर पुर्तगाली, डी फॉर डच, ए फॉर अंग्रेज, डी फॉर डेनिश और एफ फॉर जो है फ्रांसीसी। तो ये क्रम चलता है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो सबसे पहले जो है क्या आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो सबसे पहला हो जाएगा 4। उसके बाद डच आए थे 2, उसके बाद अंग्रेज आए थे 1 और सबसे अंत में जो है फ्रांसीसी आए थे। तो इसका 4 2 1 3 जो है इसका कालक्रम बनेगा जो है। तो ये देख लीजिए 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर जो 1 है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ए जो है ये सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय भारत का जो शासक था वो अकबर था। ठीक है, यह बात 1600 ईस्वी की हो रही है। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और अकबर उस समय शासन कर रहा था भारत में। इसकी मृत्यु, अकबर की मृत्यु जो है, अकबर की जो मृत्यु है यह 1605 ईस्वी में होती है। ठीक है, तो उस समय मुगल जो शासक था वह अकबर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लगातार आप लोगों के लिए प्रयास किया जा रहा है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो जब उस समय गठन हुआ था तो उस समय जो है अकबर ही था। घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, अकबर था। ठीक है, अगले क्रम पे चलते हैं।
उस सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वाडिवास के युद्ध को में पराजित हुआ था फ्रांसीसियों की तरफ से। तो फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, काउंट डी लाली था, ठीक है, फ्रांसीसियों की तरफ से। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रांसीसियों की तरफ से वाडिवास के युद्ध में 1760 ईस्वी में पराजित होने वाला जो फ्रांसीसी सेनापति था वो काउंट डी लाली था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को सूची 1 और सूची 2 से जो है, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो पौंडीचेरी में फ्रेंच थे, गोवा में पोर्टगीज थे, तथा ट्रांकेबार में डेनिश थे और मद्रास में डच थे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए का, 1 मिनट लाइन बने रहें, ए का जो हो जाएगा ये ए का 2, बी का जो है 3, सी का जो है 4 और डी का जो है 1 हो जाएगा। 2, 3, 4 और 1 किस ऑप्शन में है? 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय बनाने की स्थापना कब हुई थी? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहीं पढ़ लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो ब्रिटिश कंपनियों में किसे व्यापार करने का पहले पत्र प्राप्त हुआ था? यह थी लिवेंट कंपनी, ठीक है, लिवेंट कंपनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में मुद्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से कौन प्रथम था? ठीक है, भारत में मुद्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से कौन प्रथम था? ठीक है, तो इस समय पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, तो पुर्तगाली यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 79 का जो है ऑप्शन नंबर जो सी है ये हो जाएगा, ठीक है। अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरीज अधिक सक्रिय हो गए थे? तो ये बंगाल में और असम में, ठीक है, बंगाल और असम में ईसाई मशीनरीज जो है सबसे अधिक जो है सक्रिय हो गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके से ये जो है पार्ट आपका कवर हो चुका है और इस पार्ट में हम लोगों ने 80 क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अगले पार्ट में किस पार्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में आप लोगों। अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम पता करें। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है नरेटिव ऑफ एनी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है एनी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 1850 आउट रम्स रिपोर्ट। तो ये जो है क्रम सही लगा हुआ है, तीनों क्रम इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तीनों क्रम जो है सही से लगाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मराठों ने, निजाम ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं, जबकि अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया था, नहीं, इसमें भी ये भी ऑप्शन नंबर गलत आपका हो जाएगा। इन्होंने हैदर अली का साथ दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें न ए सही है न बी सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.21% के सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपयों के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये कथन आपका दूसरा। मुर्शीद कुली जाफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने पर व्यवस्था दी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी थी। ठीक है, तो बिल्कुल ये देखिए पहला नंबर जो ऑप्शन है, एक मिनट, शाह शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 2.14% सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपयों के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। ये गलत है, इन्होंने मुक्त नहीं किया था। मुर्शीद कुली खान जो था बंगाल का संस्थापक था, कंपनी के दस्तक को आंतरिक रूप से व्यापार में न लाए जाने पर व्यवस्था दी थी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो चाहता था कि ये दस्तक का प्रयोग जो है अंग्रेज न करने पाए। ठीक है, और वह लगातार मुगल दरबार में नजराना जो है पेश करता था, और जो भी शेयर रहता था मुगल शासकों को देता था मुर्शीद कुली खान। लेकिन आगे चल करके जब मुर्शीद कुली खान, सफदरजंग अलीवर्दी खान, फिर मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, नजमुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारक दौला, ये क्रम चलता है बंगाल के नवाबों का। तो उस समय मुर्शीद कुली खान लगातार नजराना जो है पेश करता था, तो इधर से संरक्षण भी प्राप्त था अलीवर्दी खान तक। लेकिन जब मीर जाफर हुआ तो मीर जाफर जो था मुगल को शेयर देना बंद कर दिया, जिसके परिप्रेक्ष्य में ये घटना घटी, और जो 3000 कर मुक्त व्यापार था वह जो है अंग्रेजों को मिल गया बंगाल में व्यापार करने का। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क बचने हेतु दस्तक विक्रय दी। ये भी बिल्कुल सही है। जब उन्होंने अपना दस्तक प्राप्त कर लिया तो वह छोटे छोटे व्यापारियों को जो है धीरे धीरे व्यापार करने की इजाज़त पूरे बंगाल में दे दी, जिसके परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा सकता था कि अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है और 1 जो है गलत है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से
सही उत्तर का हम लोगों को चयन करना है। अमृतसर की संधि, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, एक क्रम दिया गया है, उसको हम लोगों को सजाना है, ठीक है। लाहौर की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले हुआ था क्या? सबसे पहले हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, ठीक है। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है क्या हुआ था? अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है। उसके बाद अमृतसर की संधि के बाद जो है ईस्ट इंडिया की मेवाड़ संधि हुई थी, और उसके बाद तब लाहौर की संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2, 1, 4 और 3 जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो है अमृतसर की संधि हुई थी। उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया की मेवाड़ की संधि हुई थी, और उसके बाद जो है लाहौर की संधि हुई थी। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को कराना है, क्योंकि ये सीरीज बहुत लंबी है और ये लगातार चलती रहेगी आप लोगों के लिए। तो ये मत सोचिएगा, क्योंकि जहाँ पे हमको लगेगा कि नहीं यहाँ पे बताना चाहिए, वहाँ पे मैं ज़रूर विस्तार से चर्चा करूँगा जो है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकालीन मुगल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, उन्होंने प्रशासन शक्ति पर नियंत्रण किया था, ठीक है। वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए थे। उन्होंने सहिष्णुता और धार्मिक नीति अपनाई थी, और उन्होंने साहू के साथ समझौता किया था, ठीक है। तो इसमें कौन सा बात सत्य नहीं है? उन्होंने, ये देखिए, वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए थे। उन्होंने सैयद बंधुओं को जो है किंग मेकर भी कहा जाता था, और उसमें 2 लोग थे, ठीक है। एक पटना का गवर्नर था और एक जो है इलाहाबाद का गवर्नर था, ठीक है। तो उसमें अब्दुल्ला खान और ये लोग मिल करके जो है बाद में जा करके ये रफ़ी-उद-दौला और रफ़ी-उद-दरजात, ठीक है। ये 2 किंग लोगों को बनाया था, लेकिन बाकी ये लोग बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाए, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इनको किंग मेकर भी कहा जाता था, और इनका प्रशासन शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इनकी धार्मिक, ये भी सही है, साहू के साथ इन्होंने समझौता किया था, ठीक है। वो ये जहांदार शाह को सत्ता में लाए थे, ये गलत है। यहाँ पे हम लोगों से नहीं पूछा है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन सी चांदी का सिक्का और उनके औसत वजन के साथ सुमेलित नहीं है? बाकरी 43 ग्राम सही है, आबिदी 87 ग्राम सही है, जाफरी 20 ग्राम सही है, काजमी 8 ग्राम, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैसूर युद्ध के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, चारों मैसूर युद्ध है, ठीक है। और इसमें हम लोगों को सुमेलित करना है, ठीक है। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, ठीक है, प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, हैदर अली ने अंग्रेजों को जो है पराजित किया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बात पे। चतुर्थ आंग्ल जो मैसूर युद्ध है, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। तो यहाँ पे देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को, ये गलत हो जाएगा। एक मिनट, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, जबकि हैदर अली जीत गया था, ये दूसरा गलत हो गया।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपने भूभाग को अंग्रेजों को नहीं दिया, गलत बात है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, टीपू सुल्तान हार जाता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, और इसी का बदला लेने के लिए 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ता है और टीपू सुल्तान मारा जाता है। ठीक है, तो ये जो है चौथा नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। बाकी तीनों ऊपर के ऑप्शन गलत मैचिंग है। ठीक है, ऊपर नीचे कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? ठीक है, तो मीर मर्दान, यहाँ पे मदन दिया है, मीर मर्दान मीर जाफर का दीवान था। दूसरा राम नारायण सिराजुद्दौला का सेना नायक था। राय दुर्लभ यह बिहार का सूबेदार था, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो जगत सेठ था ये बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था, ये देखिए सही है। इसी ने जो है इसी ने जगत सेठ ने ही जो है क्लाइव के साथ हाथ मिला लिया था और बड़े बड़े लोगों के साथ हाथ मिला करके सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है प्लासी की लड़ाई में क्लाइव का साथ दिया था, जिससे कि प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला हार जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष का रोपण किया था, बिल्कुल सही बात है। टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों की गहरी छाप छोड़ी थी, बिल्कुल सही है। अब इसमें यह देखना है कि इसमें पूछ क्या रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु ए आर की व्याख्या सही करता है, आर ए की व्याख्या सही करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका बी नंबर जो ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आगे जब बढ़ते हैं देखते हैं। राय दुर्लभ बंगाल का नवाब का कोषाध्यक्ष था, गलत बात है। जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ था। मोहम्मद रजा खान बंगाल का दीवान था। सिताब राय बंगाल का दीवान था। ठीक है, इसको हम लोगों को क्या करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है, हम लोगों से ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए राय दुर्लभ जो था बंगाल का कोषाध्यक्ष था। जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ था, सही है। इसमें 3 नंबर और 4 नंबर जो ऑप्शन था, सिताब राय और मोहम्मद रजा खान बिहार का दीवान था, ये गलत है क्योंकि ये उल्टा कर दिया है। एक लोग बंगाल का दीवान था और एक लोग बिहार का दीवान था। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह सही, क्योंकि हम लोगों से गलत क्वेश्चन को पूछा गया था, तो गलत यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? उसने चीन से पारस्परिक संबंध बनाए, सही है। उसने फ्रांस, टर्की, पर्सिया कूटनीतिज्ञ भेजे थे, सही है। उसके दरबार में कुस्तुनतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे, ये भी सही है। उसने सामुद्रिक सेना बिल्कुल बनाया था फ्रांसीसियों के साथ मिलकर के, ये ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है और यही जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 91 का डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? महाराणा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए एक आधुनिक ढलाई खाने का स्थापना किया था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अली मर्दान खान ने बंगाल की राजस्व नीति पद्धति का प्रारंभ किया था, गलत है।
आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने यूक्लिड की रेखा गणित के तत्वों की संस्कृत यहाँ दिया, संस्कृत में अनुवाद किया था, ये बिल्कुल सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगेरी मंदिर यानी कि देवी शारदा मंदिर की मूर्ति का जीर्णोद्धार या निर्माण करवाया था, निर्माण के लिए धन दिया था, ये एकदम सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो टीपू सुल्तान की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर आक्रमण, ठीक है, और मद्रास में ब्रिटिश क्षेत्रों पर टीपू ने आक्रमण नहीं किया था। अंग्रेजों सहयोगी हैदराबाद पर टीपू सुल्तान का आक्रमण, टीपू के विरुद्ध निजाम और अंग्रेजों के मध्य सहसंबंध। तो सबसे बड़ी चीज कि टीपू सुल्तान जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हार जाता है तो उसमें होता क्या है कि उसने श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है, जिसमें कि उसमें काफ़ी सारे इलाके जो है अंग्रेजों को मिल जाते हैं। उन्हीं इलाकों को दोबारा जीतने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण 1799 में करता है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, और इसकी जो है उस समय मृत्यु हो जाती है। और अंग्रेज मैसूर पे आक्रमण इसलिए करते हैं क्योंकि टीपू सुल्तान से वो काफ़ी पस्त हो चुके थे तथा उसकी शक्ति को पूरी तरीके से दमन करने के लिए टीपू सुल्तान के ऊपर वो आक्रमण करते हैं। यानी कहने का मतलब इसका ए नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध, तो प्रथम मैसूर युद्ध जो था यह कर्नल स्मिथ, ठीक है। द्वितीय जो मैसूर युद्ध था, द्वितीय मैसूर युद्ध में वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है यह कॉर्नवालिस था, ठीक है। और जो चौथा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें वेलेजली था, ठीक है। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये बी नंबर जो ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन, इसका बी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ हम लोगों को सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। 1775 दिया है, 1775 में हुआ क्या था कि 1775 में जो है, एक मिनट, 1775 में हुआ था, 1775 में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था प्रथम, ठीक है। 1780 में क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि 1824 में, तो 1824 में हुआ था प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। ये युद्धों का क्रम लगाने के लिए आया है। और जो 1738 था, तो 1738 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। ए का जो है 3, बी का जो है 4, सी का जो है 1 और डी का जो है 2। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशियों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित करने का श्रेय टीपू सुल्तान को जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने के पक्ष में नहीं था? तो ये स्लीमेन जो था वह जो है
अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने के पक्ष में नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवध राज्य का, ठीक है, अवध राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? तो ये शहादत खान थे, जिनको कि बुरहान उल मुल्क कहा जाता था, ठीक है। और एक चिनकलिज खान थे जो हैदराबाद का स्थापना किए थे। उसके अलावा जो बंगाल का स्थापना है वो मुर्शीद कुली खान किए थे, ठीक है। बंगाल का स्थापना मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान। अवध का स्थापना, अवध का जो स्थापना है शहादत खान, शहादत खान, शहादत खान, ठीक है। उसके अलावा जो है हैदराबाद का स्थापना, हाँ, चिनकलिज खान, चिनकलिज खान, ये हैदराबाद का स्थापना करते हैं, चिनकलिज खान, ठीक है। जिनको कि देखिए, इनको बुरहान ए मुल्क कहा जाता है, चिनकलिज खान को निजाम ए मुल्क, निजाम उल मुल्क, उल मुल्क, चिनकलिज खान को निजाम उल मुल्क कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये जो है साम्राज्य का जो अहमद शाह था ये वजीर था, ठीक है, ठीक है। सफदरजंग जो था वह साम्राज्य का जो है वजीर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो ये अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी, यह फैजाबाद थी, ठीक है। फैजाबाद के बाद राजधानी को इन्होंने लखनऊ स्थानांतरित किया। ये लोग रहने वाले फैजाबाद के ही थे, यही राजधानी इन्होंने बताया था। तो आप लोगों को ये कैसा लगा? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जो भी आप लोगों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उनके लिए आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं शेयर करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो इसी तरीके से ये सीरीज़ जो है लगातार चलती रहेगी, और हम लोग एक और नई सीरीज चलाने वाले हैं, और उस पर भी आप लोग जुड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो ठीक है, चलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।